आलम शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के यूजी हिंदी कोर सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य लक्षण। इसके पहले के व्याख्यानों में हम लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र अथवा संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण को पढ़ चुके हैं। हिंदी आचार्य तथा आधुनिक हिंदी विद्वानों के अनुसार काव्य लक्षण को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य लक्षण, उन्होंने काव्य के क्या क्या लक्षणों को बताए हैं उसके बारे में जानेंगे। पाश्चात्य विद्वानों ने भी भारतीयों के समान काव्य के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। वे अन्य कलाओं के सदृश कविता को भी अनुकृत मानते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लक्षणों में हम सामान्यतः दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक वस्तुपरक, दूसरा आत्म तत्वपरक। वस्तुपरक काव्य लक्षण जो इसके बाह्य तत्व को दिखाने वाला है, उनमें से प्लेटो, अरस्तु, ड्राइडन, जॉनसन, मैथ्यू आर्नल्ड है। आत्मपरक काव्य लक्षण रोमांटिक कवियों तथा कवि आलोचकों ने प्रस्तुत किए, जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, ले हंट आदि के काव्य लक्षण उल्लेखनीय हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में काव्य के बारे में लिखा है, पोइट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोइट, मतलब पोइट्री का कविता का कार्य कला काव्य है। यह लक्षण अस्पष्ट है। पहले कवि को समझा जाए और जब उसके कार्य को काव्य कहा जाए, कवि के माध्यम से कविता की परिभाषा उचित और स्पष्ट नहीं है। ड्राइडन ने कविता संबंधी अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। वे लिखते हैं, पोइट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, पोइट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता सुस्पष्ट संगीत है। यह परिभाषा सर्वत्र सत्य नहीं। संगीत कविता का एक पक्ष है, परंतु संगीत तत्व काव्य का अनिवार्य अंग नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी कविताओं में संगीत नहीं रहता, अतः यह परिभाषा भी उपयुक्त नहीं है, अव्याप्ति दोष से युक्त है। कॉलरिज ने काव्य में भावनाओं की क्रमिक अभिव्यक्ति को सुंदर शब्दों द्वारा सजाने के पक्ष में है। वे लिखते हैं, पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता है। यह प्रश्न यह है कि सर्वोत्तम शब्द कौन से हैं और उनका सर्वोत्तम क्रम क्या है। सबसे उत्तम अर्थ देने वाले शब्द स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य आदि उत्तम होने चाहिए। तो ऐसी दशा में मृत्यु, कीचड़, नरक आदि शब्द बुरे होंगे और काव्य के क्षेत्र में से उसे निकाल देना होगा। पर इन शब्दों और इनके पर्यायों का उत्तम काव्य में खूब व्यवहार होता है। शब्दों का कभी कभी एक क्रम और दूसरा क्रम काव्य की पंक्तियां बन जाता है। इसलिए यह लक्षण स्पष्ट और भ्रामक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने काव्य में कल्पना के स्थान पर भावना को महत्व दिया है। वे लिखते हैं, पोइट्री
spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. अर्थात कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय स्मृत मनोवेगों में फूटता है। वर्ड्सवर्थ की परिभाषा तथ्यपूर्ण है क्योंकि यह भावानुभूति और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इस लक्षण में भी आपत्ति उठाई जा सकती है। शांति के समय में सभी अपने मनोवेगों का स्मरण करते हैं और अपने प्रबल भावों को भी प्रकट करते हैं। क्या वह सब काव्य हो जाता है? यहाँ पर अभिव्यक्ति कला और उसके प्रभाव को उल्लेख नहीं है। हम अपने सुख दुख पूर्ण क्षणों का स्मरण कर हंसते हैं और रोते हैं, पर सभी का वह उल्लास और विलाप सदैव कविता नहीं बन पाता है। कविता के लिए सहज अभिव्यक्ति के सौंदर्य, संयम और प्रभाव की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि प्रतिभा और अभिव्यक्ति कौशल से युक्त कवियों की काव्याभिव्यक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर अवश्य स्पष्ट हुई है। मनोवेगों के आवेग के समय काव्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, वरन मनोवेग जब अनुभूति और भाव बन जाते हैं तब कवि स्मरण करके प्रबलता से उठे भावोद्वेग को प्रकट करता है, जो काव्य होता है। कहा भी गया है, भाव स्मरण रस। भावों का स्मृत रूप आनंददायी होता है और उनकी प्रतिभा संपन्न कवियों के द्वारा अभिव्यक्ति कविता बन जाती है। शैली ने सरस काव्य में करुणा को आवश्यक माना है। काव्य के लक्षण पर विचार करते हुए वे लिखते हैं, पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। अर्थात सर्वसुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। यहाँ पर शंका यह उठती है कि सबसे और सबसे उत्तम मनों को परखने की कसौटी क्या है? दूसरे उनके सर्वोत्तम और सबसे सुखी क्षण कौन से हैं? उनका लेखा सदैव कविता होगी, यह भी संदिग्ध है। सुखपूर्ण क्षणों से अधिक काव्य के बीज तो विषादपूर्ण क्षणों में उगते हैं, जैसा कि स्वयं शैली का ही विचार है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थाउट, कि हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। अतः ऊपर की परिभाषा भावुकतापूर्ण ही है। काव्य को लेखा कहना उचित नहीं, क्योंकि उसमें कल्पना और भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, तटस्थ लेखा नहीं। यदि हम कुछ क्षणों के लिए लेखा को ही काव्य माने तो करुणापूर्ण काव्य को कहाँ रखा जाएगा, जिसके लिए भवभूति का भी आग्रह है। भवभूति कहते हैं, एको रस करुण एवं निमित्त भेदात। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार उन्होंने काव्य में कल्पना के स्थान पर जीवन और विचारात्मक व्याख्या को महत्व दिया है। वे लिखते हैं, पोइट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। इस लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता स्पष्ट हुई है, परंतु कोई विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता। जीवन की समीक्षा
साहित्य के रूपों में भी हो सकती है, केवल कविता में ही नहीं। अतः यह आर्नल्ड के निजी काव्यादर्श का संकेत करने वाली उक्ति है, वह कविता की परिभाषा नहीं हो सकती। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जॉनसन है, वे कविता को कला के रूप में स्वीकार करते हैं। वे लिखते हैं, पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग imagination of the help of reason. Poetry is the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason. अर्थात कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। इस परिभाषा में डॉक्टर जॉनसन ने काव्य का प्रधान स्वरूप स्पष्ट किया है। सत्य के प्रकाशन में आनंद का समावेश रमणीयता और रोचकता के गुण की ओर संकेत करता है, और कल्पना का तो इस प्रकार के कार्य में प्रमुख हाथ रहता ही है। युक्ति संगत होना सत्य के स्वरूप का आधार है। वास्तविकता का आभास और विश्वसनीयता कविता के प्रभावशाली होने के अत्यंत आवश्यक है। ऐसी दशा में डॉक्टर जॉनसन की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इसे कविता के कला पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है। इन सभी विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि पाश्चात्य विद्वानों में प्रधान रूप में दो वर्ग दिखाई देते हैं। एक तो जो कविता को जीवन से अलग करके देखना चाहता है, दूसरे जो कविता को जीवन की ही अभिव्यक्ति या आलोचना मानते हैं। संक्षेप में इन विद्वानों में हर एक ने अलग अलग तत्व को काव्य में महत्वपूर्ण माना है। वास्तव में सुंदर काव्य वही होगा जिसमें सभी का सुंदर सामंजस्य विधान होगा। अरे इस पूरे व्याख्यान को अगर निष्कर्ष के रूप में देखें तो वस्तुतः संस्कृत, हिंदी तथा पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के अंतरंग तथा बहिरंग तत्वों के आधार पर काव्य की परिभाषा देने का प्रयास किया है। सभी विद्वानों में एक नए विचार तथा धारणा प्रस्तुत करने की प्रबल इच्छा दिखाई देती है। हमें यह मानना ही पड़ेगा कि विभिन्न परिभाषाएं दोनों का परिमार्जन करती हुई दिखाई देती हैं। सार रूप में अगर कहे तो काव्य अथवा साहित्य की परिभाषा इन शब्दों में की जा सकती है, हृदय और बुद्धि का सुंदर सामंजस्य जिसमें होता है, हृदय और बुद्धि का सुंदर सामंजस्य जिसमें होता है वह काव्य होता है। यह रही पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार काव्य के लक्षण। आज के लिए इतना ही।